हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो ये हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें से आपको 4 में से एक चुनना है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करने वाले निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि गलत को चूज करना है। ठीक है, देखिए पहला, समाजवाद प्रमुख विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना था, या फिर लोगों ने आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लिया। अर्थव्यवस्था के हर पहलू की योजना नियंत्रण राज्य द्वारा किया गया था। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है लोगों ने आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लिया। देखिए ये सोवियत का अर्थव्यवस्था का वो ये तो गुण था, ये भी गुण था, ये भी गुण था, लेकिन ये गुण नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा, कौन गलत है, तो गलत तो यही है, तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, निम्नलिखित कालक्रम में सजाएं। अफगान संकट, बर्लिन का दीवार, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति। ये आपको क्रम बताना है कि कौन सा काल में कब हुआ था। जो सबसे पहले हुआ उसको पहले लिखना है। तो देखिए रूसी क्रांति जो है 1917, सोवियत संघ का विघटन 1991 और बर्लिन का दीवार का गिरना 1989 है। ठीक है, तो आप ऐसे क्रम लगा सकते हैं। तो रूसी क्रांति जो है पहले हुआ 1917 में, तो इसमें पहले लिखा गया। फिर उसके बाद क्या है, अफगान संकट। उसके बाद 1917 के बाद रूसी क्रांति होने के बाद अफगान संकट, यानी अफगानिस्तान वाला संकट हुआ था। फिर 1989 में बर्लिन के दीवार गिरा, सोवियत संघ का विघटन 1991 में। ठीक है, तो सबसे लास्ट में सोवियत संघ का विघटन होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, मध्य पूर्व में संकट। इसमें बताना है आपको फिर उसी तरह की परिणाम नहीं है। तो ये तो परिणाम था, ये भी परिणाम था, ये परिणाम नहीं था। आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, मध्य पूर्व में संकट। निम्नलिखित में मेल बैठाना, आपको इधर 1 है, इधर का अगर दिया है तो आपको मेल बैठाना। मिखाइल गोर्बाचेव, तो आप देख कर बता सकते हैं मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, इसमें से किससे मैच होगा। तो सबसे लास्ट जो है ना, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, रूस के वो राष्ट्रपति नहीं थे, क्योंकि उस वक्त तो रूस बना ही नहीं था ना। तो उस वक्त कौन थे, तो वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी थे मिखाइल गोर्बाचेव, यानी कि सही मैच किया हुआ है। और शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या हो जाएगा, सैन्य समझौता। सैन्य समझौता रूस जो सुधारों की शुरुआत, रूस से बोरिस येल्त्सिन आर्थिक मॉडल। वार्सा क्या था, एक सैन्य समझौता था। ठीक है, देखिए इसमें मैच किया हुआ है मिखाइल गोर्बाचेव, तो ये है आपका पहला आंसर। शॉक थेरेपी सैन्य समझौता था जो रसिया ने नहीं, ये वार्सा पैक्ट तो रसिया ने किया था अन्य देशों के साथ मिलकर, तो वो भी एक सैन्य समझौता था। बोरिस येल्त्सिन आर्थिक मॉडल को प्रस्तुत किए थे, रूस जो है सुधारों की शुरुआत हुआ था इसमें। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी समाजवाद, क्योंकि उनके कम्युनिस्टवादी थे ना सब। और पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, तो वार्सा पैक्ट बनाया गया था ना सोवियत द्वारा। सॉरी, खाका तो पढ़ा ही नहीं। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन क्या था, तो वार्सा पैक्ट था। और इसमें गा का आंसर हो जाएगा साम्यवादी कम्युनिस्ट, जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। और मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, उन्हीं के काल में 1991 में सोवियत संघ USSR का विघटन हुआ था। टोटल USSR जो है 15 देशों में टूट गया था। का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। अब शीत युद्ध का अंत ही हुआ था कब, बर्लिन की दीवार गिरने से। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, तो बर्लिन की दीवार 1989 में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, यानी कि USSR का अंत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये पूर्ण रूप से शीत युद्ध का समाप्ति माना जाने लगा। 6 नंबर, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन 3 विशेषताओं का जिक्र करें। देखिए सोवियत क्या है, USSR ने अन्य देशों और मुख्य रूप से अमेरिका से एक अलग नीति अपनाई। ठीक है,
सोवियत इकोनॉमी मॉडल को समाजवाद मॉडल पर आधारित था। केवल सोवियत राष्ट्र में प्रचलित था, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी मॉडल पर आधारित थी, जो राज्य द्वारा भूमि नियंत्रण पर आधारित नहीं था। सोवियत संघ में सभी संपत्ति पर अधिकार राज्य का था, लोगों को निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, जबकि अमेरिका में कोई भी निजी संपत्ति का मालिक हो सकता है और भूमि और संपत्ति पर अधिकार राज्य का था। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस था। ठीक है, पूंजीवादी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था अमेरिका में, जबकि कम्युनिस्टों का शासन था यूएसएसआर में। 7 नंबर है, क्या कारण थे जो गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करने के लिए मजबूर हुए? आखिर उनके पास ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई जिस कारण उन्होंने सोवियत संघ का विघटन करने के लिए रेडी हो गए? तो सोवियत संघ के इतिहास में राष्ट्रवादी आग्रह और भावनाएं व्यापक थी, और सोवियत संघ की आकार और विविधता इसकी बढ़ती आंतरिक समस्याओं के कारण थी। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल से अधिक समय तक सोवियत संघ पर शासन किया था, वह लोगों के लिए जवाबदेह नहीं थी। आम लोग इन नीतियों से खुश नहीं थे और खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। प्रगति बहुत धीमी थी और हर जगह भारी भ्रष्टाचार था। गोर्बाचेव के सुधारों ने सोवियत संघ में प्रचलित कई समस्याओं से निपटने का वादा किया। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था में सुधार करने, पश्चिम के साथ चलने और प्रशासनिक तंत्र को ढीला करने का वादा किया। ठीक है, तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी ना जिस कारण जो यूएसएसआर था, छोटे छोटे राज्य जो भाग थे उसका, देश का यूएसएसआर को, उस पर थोड़ा सा अच्छे से उसका ख्याल नहीं रख पा रहा था, जिस कारण उन्होंने वहाँ के छोटे छोटे देशों ने अपने आप को एक बेगाना महसूस किया और खुद को अलग करने का कोशिश किया, जिस कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख परिणाम क्या थे? आखिर सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उससे क्या कुछ भारत को लाभ हुआ या नहीं? देखिए, विघटन से पहले और भारत के यूएसएसआर के साथ अच्छे संबंध थे, नो डाउट। भारत ने सभी पोस्ट कम्युनिस्ट देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन सबसे मजबूत रिश्ता अभी भी रूस और भारत के बीच, याद करिए, वो 1971 में भारत को उन्होंने मदद किए थे, जब अमेरिका परमाणु बम मारने भारत में आ गया था। ठीक है, वही वो टाइमिंग था जब पाकिस्तान को बुरी तरीके से भारत ने हराया था। आगे देखिए, रूस के साथ भारत के संबंध भारत की विदेश नीति बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा। भारत अभी भी कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति और रूस से प्रमुख सैन्य समझौते, सैन्य आपूर्ति जैसे मुद्दों पर अपने संबंधों से लाभान्वित है। ठीक है, भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार बाजार है। भारतीय सेना को अपने अधिकांश हार्डवेयर रूस से प्राप्त होते हैं। रूस भारत के लिए महत्वपूर्ण है और अपने तेल संकट के दौरान भारत की सहायता के लिए बार बार आया है। भारत रूस और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के गणराज्यों से ऊर्जा आयात की मांग कर रहा है। ठीक है, देखिए, रूस एक बहुत अच्छा दोस्त के रूप में हम लोग के साथ रहा है, भारत के साथ, जो उन्होंने कई मौके पर हम लोगों का साथ भी दिया है। हथियार के मामले में तो हमेशा हम लोग को सपोर्ट किया और अधिकतर हथियार हम लोग का रूसिया से मंगाया जाता है। और देखिए, शॉक थेरेपी क्या थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा और बुक में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। शॉक थेरेपी क्या थी? क्या यह साम्यवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन करने का सबसे अच्छा तरीका था? तो साम्यवाद के पतन के परिणाम स्वरूप सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की दर्दनाक प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए, कम्युनिस्टवादी से कहाँ से लगे? पूंजीवादी। तो ऐसी स्थिति में विश्व बैंक और IMF से प्रभावित रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में मॉडल का संक्रमण को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, IMF जो था उस वक्त, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। ये दोनों ने ना छोटे छोटे राज्यों को उभरने के लिए काफ़ी मदद किया था, इससे कर्जे लिए जाते थे। और उसमें से देखिए, रसिया और पूर्वी यूरोप में मॉडल का एक नया संक्रमण शुरू हो गया था, जिसको शॉक थेरेपी नाम से जाना जाता है। ठीक है, विभिन्न देशों में शॉक थेरेपी अलग थी, लेकिन इसकी भी विशेषताएं काफ़ी समान थी। इनमें से प्रत्येक देश को एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलाव करना था। निजी स्वामित्व संपत्ति का प्रमुख पैटर्न था। राज्य संपत्ति और कोऑपरेटिव स्वामित्व पैटर्न का निजीकरण तुरंत लाया जाना था। विकास तथा अधिक व्यापार के माध्यम से परिकल्पित किया गया था, और यह आवश्यक माने जाने वाले मुक्त व्यापार के लिए अचानक और पूर्ण बदलाव था। मुक्त व्यापार शासन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परिवर्तन के मुख्य इंजन थे। देखिए, जब भी परिवर्तन क्या होगा? मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड,
और दूसरा क्या, शासन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी कि देश के अंदर और देश से बाहर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रमुख रूप से इसका इंजन था, यानी कि देश को डेवलप करने का तो यही दोनों काम करेंगे। इसमें देखिए इसमें विदेशी निवेश और उद्घाटन या अविनिमय और मुद्रा परिवर्तनीयता भी शामिल है। ठीक है, जब देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, देश से बाहर इन्वेस्ट करेंगे, तभी हम लोग का डेवलपमेंट होगा, पैसा का इनकम थोड़ा बढ़ेगा। देखिए 10वां नंबर ये है आप लोग का। ये उतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बट इसको आपको थोड़ा समझना जरूरी है। निम्नलिखित कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखें। दूसरी दुनिया के विघटन बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये इसमें आपको लिखना है और बताना है। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं कि भारत पहली दुनिया की तरफ जाना चाहिए था या दूसरी दुनिया की तरफ? और पहले हटाइए, अभी फ़िलहाल में किसके फेवर में रहना चाहिए, रसिया की तरफ या अमेरिका की तरफ? तो इसमें देखिए हम इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप इसको समझिए थोड़ा, फिर बाकी अपना लगाइएगा माइंड। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भी भारत को अपनी विदेश नीति बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भारत को अपने मित्र रूस से जैसे अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि रूस सदैव भारत की ज़रूरत पड़ने पर हमेशा मदद करता है। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु अमेरिका के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती है कि वह आगे चलकर भी भारत का साथ देगा। अतः आवश्यक इस बात की है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अमेरिका से संबंध बनाए तथा रूस के साथ पहले की ही तरह ही अच्छे संबंध बनाए रखें। देखिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल भरोसा नहीं करना है अमेरिका पे, अमेरिका जैसे देशों पे, क्योंकि वही अमेरिका है जब 1971 में भारत और परमाणु बम मारने के लिए आया था। ठीक है, लेकिन रसिया हमेशा हम लोगों के साथ खड़ा रहा है, इसलिए हमें रसिया के फेवर में रहना चाहिए। ऐसा हम लोग का विचार है। अब आप लोग अपना अपना विचार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोग का ये चैप्टर 2 का दो ध्रुवीयता का अंत, और चैप्टर 1 से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आंसर डाला है। आप अगर उसको नहीं देखे तो देख लीजिए, तो आप लोग को कुछ थोड़ा आसान होगा एग्ज़ाम को तैयारी को लेकर। और आप लोग का ना एक साथ में एक करके सारा चैप्टर का MCQ डालूंगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोग क्वेश्चन आंसर देखिए, और तब तक आप थोड़ा तैयारी करिए, और चैप्टर 3 का बहुत ही जल्द उसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिलेगा। तब तक के लिए